दोस्तों, ये कहानी अरुणाचल प्रदेश की है। मेरा नाम प्रदीप है और मैं वहीं पर काम करता हूँ। मजदूरी का काम करते हुए मुझे काफ़ी दिन हो गए थे और इसी के चलते मुझे अपने गांव जाने की याद आने लगी। इसलिए मैं ना चाहते हुए भी अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। गांव की तरफ निकलने का मेरा पहले कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन उसके बाद मुझे ना चाहते हुए भी निकलना ही पड़ रहा था। जैसे ही मैं अपने गांव की तरफ निकल रहा था तो मुझे काफ़ी समझाने की कोशिश भी की गई कि मुझे 3 दिन के बाद निकल जाना चाहिए, क्योंकि पहले ही रास्ता टूट चुका है और उस रास्ते से जाना अब ठीक नहीं है। लेकिन मैंने किसी की भी बात नहीं मानी और शाम के 7:30 बजे वाली बस पकड़कर वहां से निकल पड़ा। रास्ते में जाते वक्त तो मुझे खुशी हो रही थी, क्योंकि काफी दिनों के बाद मैं अपने गांव की तरफ रवाना हो रहा था। पहले तो मेरे गांव जाने का कोई इरादा तो नहीं था, क्योंकि मैंने सोच रखा था कि अब मैं यहीं पर रहूंगा। मगर उसके बाद जैसे मुझे इस बात की खबर मिली कि मेरे बाबूजी अब वापस पैरों पर चलने लगे हैं, तो मेरी खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं था। दरअसल मैंने अपने बाबूजी के पैरों का ऑपरेशन करवाया था और उनका ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हुआ था, जिस वजह से मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं घर पर मिठाई लेकर जाना चाहता था, इसलिए मैं तुरंत ही निकल पड़ा था। मेरे मन में खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और उसके बाद मैं बस से होता हुआ अपने गांव की तरफ रवाना होने लगा। जैसे मैं बस में सवार हुआ तो मैंने देखा कि बस के अंदर यात्री काफ़ी ज़्यादा कम थे और इसी बीच मुझे बस के कंडक्टर से खबर मिली कि मुझे किसी भी हालत में रास्ते के बीच में बस से नीचे नहीं उतरना है, और अगर मैं बस से नीचे उतर गया तो फिर मैं बस में नहीं चढ़ पाऊंगा। ऊपर से जैसे मैं बस में बैठा था तो मुझे बहुत ही जोर का टॉयलेट लगने लगा था और मैंने गलती में टॉयलेट नहीं किया था। यानी कि अब करीबन 4 से 5 घंटे मुझे यूं ही बस के अंदर गुजारने थे, और वो भी बिना टॉयलेट के। सच में ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला था, लेकिन तभी मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं तो बस एक ब्रेक लेगी और मैं जल्दी से दौड़कर टॉयलेट करके वापस से आ जाऊंगा। जैसे ही बस को झटका लग रहा था तो वैसे मेरे अंदर भी टॉयलेट करने की तुल और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। लगातार मेरे शरीर ने अब कंट्रोल करना भी बंद कर दिया था और उसके बाद मैंने ये बात कंडक्टर को बताई। उसके बाद जैसे ही कंडक्टर ने मेरे दुख सुना तो उसे भी हंसी आ गई और उसके बाद उसने कहा, आगे जाने के बाद एक रास्ता टूटा हुआ है, बस वहाँ पर रुकने वाली है, तो तुम आराम से टॉयलेट कर लेना और पानी भी पी लेना। इतना कहने के बाद कंडक्टर आगे चला गया। मैंने भी कंडक्टर के हाथ में किराया थमा दिया था, लेकिन उसने मुझे छुट्टे पैसे नहीं दिए और मैं भी एक कंजूस आदमी था और अपनी कंजूसी के चलते मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता था। इसलिए मैं उस कंडक्टर का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे बस के केबिन तक चला गया। उसके बाद बस को एक बार फिर से जोरदार झटका लगने लगा। झटका लगने की वजह से मैं आगे की तरफ बहुत ही जोर से केबिन के अंदर गिर गया, जिस वजह से बस के गियर पर एक बहुत ही जोर की चोट आ गई। चोट लगने के कारण बस का गियर अंदर से उखड़ गया और बस के रुकने का मैं खुद एक बड़ा कारण बन गया था। मुझे भी अब अपने किए पर काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा था। लेकिन इसी बीच बस के अंदर बैठा हुआ ड्राइवर एक चैन की सांस लेते बोला, अरे भाई साहब, आपने तो बहुत अच्छा काम किया कि सही समय पर बस का गियर उखाड़ दिया, वरना आज तो हमारी बस पूरी की पूरी खाई के अंदर समा जाती। दरअसल बस के ड्राइवर ने देखा कि बस की हेडलाइट में उसे एक गहरी खाई नजर आ रही थी। बस स्पीड में होने के कारण पहले वो खाई नजर ही नहीं आई थी, और खाई के होने का एक ही कारण ये भी था कि वहां पर बहुत ही तेज बारिश हुई थी और बारिश के चलते नाले का पानी से वहां की जमीन कट गई थी, जिस वजह से एक गहरा गड्ढा हो गया था। इसी बीच बस के अंदर बैठे हुए सभी लोगों के लिए मैं एक हीरो बन गया था और उन सभी ने मुझे अपनी जान बचाने के लिए काफी शुक्रिया अदा भी किया। लेकिन अब हमारे सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो चुकी थी। दरअसल हम सभी को पता चला कि जिस जमीन के ऊपर हम रुके हुए हैं वहां से कोई भी साधन नहीं गुजरता है, और जो साधन गुजरते हैं उनका कोई अता पता नहीं रहता कि वो निश्चित जगह पर जाते हैं या फिर नहीं जाते। इस चीज को जानकर मुझे भी काफी दुख हो रहा था, क्योंकि अब हम आगे नहीं जा सकते थे और अब हमारी बस भी खराब हो चुकी थी। बस ड्राइवर से जब हमने इस चीज का सॉल्यूशन पूछने की कोशिश की तो उसने बताया कि अब यहाँ से जाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो है यहाँ से पैदल जाकर 2 किलोमीटर के एरिया के बाद हमें एक बस स्टैंड नजर आएगा। पर वो पूरी तरह से कंफर्म तो नहीं था, लेकिन शायद उस जगह पर जाने के बाद हमें पक्का कोई ना कोई तो बस मिलने ही वाली थी जो हमें थोड़ा आगे तक छोड़ सकती थी। ऐसा नहीं था कि वो हमें पूरी जगह बस करवाकर सीधा अपने गांव तक छोड़ दे।
अभी मेरे अंदर थोड़ी सी घबराहट तो थी, लेकिन अब मैंने सोचा कि अगर बस का ड्राइवर हमें यही बोल रहा है तो अब हमें सभी मुसाफिरों को चुपचाप से यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसके बाद मैंने बस के अंदर बैठे सभी मुसाफिरों को ये बात बता दी कि अब हमें यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए और चुपचाप यहाँ से निकल जाना चाहिए। दोस्तों, मेरी बात मानकर बस के अंदर बैठे 6 से 7 मुसाफिर भी वहां से निकलने को तुरंत ही राजी हो गए और उसके बाद हम सभी वहां से निकल पड़े। निकलते वक्त हमने बाहर के नज़ारे को देखा तो एक पल के खातिर सही, लेकिन हम सभी के अंदर थोड़ा सा डर बैठ गया था। और इसी बीच बस के कंडक्टर ने हमें पीछे से आवाज़ देते हुए कहा, अरे सुनो, तुम लोगों के लिए एक खुशखबरी है। तुम लोगों को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जो अर्जेंट जाना चाहता है तो वो यहाँ से जा सकता है, लेकिन अगर किसी को थोड़ा लेट चलेगा तो उसके लिए हमने दूसरी बस मंगवा ली है जो करीब 3 से 4 घंटे के बाद यहाँ पहुँच जाएगी। तभी मैंने सोचा 3 से 4 घंटे का वक्त बर्बाद करने से तो अच्छा है आगे बस स्टैंड से बस पकड़ लूँगा। और मैं अकेला ही था जो वहाँ पर जाने के लिए राजी हो गया था। इस बार सभी लोगों ने अब उस सामने वाले बस स्टैंड पर जाने से मना कर दिया था, क्योंकि इस गहरे अंधेरे के अंदर पैदल जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन मैंने तो ठान लिया था कि 2-3 घंटे यहाँ बर्बाद नहीं करूँगा और चुपचाप वहाँ से अपने गांव के लिए निकल जाऊँगा। इसलिए मैंने उनमें से काफ़ी लोगों को समझाया, लेकिन कोई भी मेरे साथ आने को तैयार ही नहीं हुआ। लेकिन तभी वहाँ एक लड़का जतिन मेरे साथ आने को राजी हो गया। जतिन जब मेरे साथ आने वाला था तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं था जो उस सुनसान रास्ते पर अपने कदम पटकते हुए आगे आने वाला था। मेरे साथ जतिन भी था जो अब धीरे धीरे मुझसे बात करने लगा। तो इसी बीच मुझे पता चला कि जतिन भी मेरे गांव के बगल में रहने वाला एक लड़का है और वो मजदूरी का ही काम करता है और आज काम निपटाकर अपने गांव की तरफ जा रहा है। हम दोनों की कहानी भी काफ़ी सेम थी। उसके बाद हम दोनों आगे की तरफ जाने लगे और अब हम दोनों उस जगह से काफ़ी दूर आ चुके थे जहां पर हमारी बस खराब हुई थी। हम एक तिराहे के पास पहुंच गए थे और जैसे ही मैंने उस तिराहे के आजू बाजू में देखा तो पहले तो मुझे वहां पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बाद मुझे वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ नज़र आने लगा और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। और जब मैं उसके एकदम पास पहुंच गया और उसके बाद जब मैंने उसे देखा तो मैंने पाया कि उस बोर्ड के ऊपर उस बस स्टैंड का नाम लिखा हुआ था जो यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर आगे की तरफ था। लेकिन साथ ही बोर्ड पर किसी और चीज़ का जिक्र किया गया था। उसके ऊपर लिखा हुआ था कि यहाँ से आगे जाना मना है, खासकर रात में इस रास्ते से गुजरना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। लेकिन मैंने इस बात के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था और फिर से मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया था और ये मेरी अंतिम गलती होने वाली थी। उसके बाद मैं अपने दोस्त जतिन के साथ आगे की तरफ निकल पड़ा। हम दोनों कुछ आगे गए ही थे कि तभी हमारे साथ कुछ अजीब सा होने लगा। हम दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारा हाथ पकड़कर कोई चल रहा है। एक बार के लिए जब मैंने नज़र घुमाकर जतिन की तरफ देखा तो उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब लग रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था और वो काफ़ी डरा हुआ था। मैंने जतिन से पूछने की कोशिश भी की तो उसने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे बाजू में देखो, तुम्हें कुछ नज़र आ रहा है? फिर उसके बाद जैसे ही मैंने अपने आजू बाजू में पलटते देखा तो मुझे वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र जतिन के दूसरे साइड पर पड़ी तो मैंने देखा कि एक सरकटा हुआ आदमी उसके साथ साथ चल रहा था और इतना देखते मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी और अब मेरे मुंह से आवाज़ भी बाहर नहीं निकल पा रही थी। इस बार मैं बहुत ही बुरी तरीके से डर गया था। समझ में नहीं आया कि अब हमारे साथ आगे क्या होने वाला था। उसके बाद जब मैंने जतिन को किसी तरह हिम्मत करके उसके बगल वाले आदमी के बारे में बताया तो उसने भी मुझे सामने से यही बात कही कि मुझे भी तुम्हारे बगल में एक सर कटा हुआ आदमी चलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि हम दोनों के आजू बाजू में कोई बला थी जो हमारे पीछे पड़ी हुई थी और हम दोनों बिल्कुल भी नहीं बचने वाले थे। फिर उसके बाद मैंने धीरे से जतिन के कान में कहा, यहाँ से अब हमें भागना ही होगा और अगर हम भागने में सफल नहीं हुए। दोस्तों, इतना कहने के बाद मैंने तुरंत ही जतिन का हाथ पकड़ा और उसके बाद हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से सरपट भागने लगे। एक बार के लिए भी मैंने पीछे पलट कर नहीं देखा था और मैंने सोच लिया था कि आज जो होने वाला है वो देखा जाएगा। मैं काफ़ी रफ्तार से अब दौड़ता जा रहा था, लेकिन मुझे अपने आजू बाजू की चीज़ें नजर ही नहीं आ रही थी। फिर इसी बीच मेरे दोस्त जतिन ने एक हल्की सी आवाज़ में कहा, भाई देखो, इस तरह से भागने से कुछ नहीं होने वाला। अगर हम लगातार इसी तरह भागते रहे तो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, उल्टा हम गलत रास्ते पर पहुंच जाएंगे।
अब मुझे जतिन की भी बात ठीक लग रही थी। फिर उसके बाद मैंने जतिन से कहा, तो हमें क्या करना चाहिए? मेरी बात सुनकर उसने कहा, हम एक काम करते हैं, हम किसी पेड़ के नीचे रुक जाते हैं और सही समय का मौका देखकर हम दोनों यहाँ से भाग निकल जाएंगे। लेकिन अब सही मौका था, क्योंकि अब मुझे अपने पीछे की तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और जब मैंने जतिन को ये बात बताई तो उसने कहा, ऐसा नहीं है, काली शक्ति तब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती, और अब तो वैसे भी चांद आसमान की चादर से गायब है। सच कहूं तो मैं एक घेरे में फंस गया था, जहां मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त मेरे साथ चल क्या रहा है। मेरी जिंदगी मुझे किस पड़ाव पर लेकर जाना चाहती है। और कुछ देर तक सोचने के बाद मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि अगर हमें यहाँ से जिंदा भागना है तो फिर किसी भी हालत में किसी लंबे घने पेड़ के नीचे रुकना होगा, क्योंकि पेड़ के नीचे ये ताकतें इतनी जल्दी हमला नहीं करती हैं और उस वक्त वो कमजोर हो जाती हैं। उसकी बात सुनकर मुझे भी धैर्य मिल रहा था और उसके बाद मैंने ऐसा ही किया। मैं उसके साथ साथ एक बहुत ही घने से पेड़ के नीचे चला गया तो मैंने देखा कि वो एक बरगद का पेड़ था और अब हम दोनों ही उस पेड़ के नीचे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। अब हमारे साथ कुछ भी हो सकता था, क्योंकि अब हम अंधेरे की एक ऐसी चादर में फंसे हुए थे जहां से जिंदा बाहर निकलना बेहद ही मुश्किल था। इस वक्त तक हम दोनों को ही काफी डर लग रहा था। हमारा पूरा का पूरा शरीर डर से थर थर कांप रहा था, शरीर सुन्न पड़ गया था। दोस्तों, हमें नहीं पता कि उस वक्त बरगद के पेड़ के नीचे ऐसी कौन सी ताकत थी जिसने हमें सुरक्षित करके रखा था, लेकिन उस पेड़ के नीचे जाने के बाद हमारे साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ था और साथ ही हम दोनों ही दोस्त अपने आप को काफी ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम दोनों किसी सुरक्षित जगह पर आ गए हैं और वहां पर कोई भी चीज हमें छू नहीं सकती। कुछ देर तक तो हम उस पेड़ के नीचे बैठे रहे, लेकिन जब हमें लगा कि अब इससे बेहतर जगह हमारे लिए कोई नहीं हो सकती तो हम दोनों चाहकर भी वहां से नहीं हिले और पूरी रात हमने वहीं पर काट दी। फिर जैसे ही सुबह हुई तो हमने देखा कि कुछ लोग बाल्टी में पानी लेकर उस पेड़ के नीचे आ रहे थे, यानी कि वहां पर भगवान की पूजा की जाती थी और जिस वजह से आज हमारी जान बच गई थी। तभी हमने उन लोगों का शुक्रिया अदा किया और उसके बाद उस बस स्टैंड पर पहुंचकर अपने घर लौट गए। लेकिन इस कहानी ने मुझे इतना तो बता दिया था कि हर जगह की खामोशी उसके पीछे किसी रहस्य को साबित करती है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद मैंने कभी भी इस चीज के पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं दोबारा इन झमेले में नहीं पड़ना चाहता था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।